Good afternoon to everyone. Last class, I think I have completed financial parliamentary committees. Today, I would like to share about third unit जो है related parliamentary committees, types of committees, etc. etc. Basically, second chapter and third chapter both are interrelated and both are based on parliamentary committees. And last class I have completed second unit. So today basically second and third I already said that both are interrelated, or today I would like to share about third unit, and I think I will complete third unit today, supporting the legislative committees. In this unit, basically third unit based on types of committees. Sorry. Basically क्या क्या है इसमें? Types of committees, role of committees in reviewing government finance, means I already explained about financial committees, policy program and legislation. So regarding third unit, आज हम लोग इसको थोड़ा डिटेल, ऑलरेडी हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल इस चैप्टर, और उस लास्ट स्लाइड में मैंने स्लाइड में केवल ये बताया था कि क्या कमिटीज प्रोसीजर्स क्या है, टाइप्स ऑफ कमिटीज क्या है, उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं, और रिपीट करने के बाद सीधा हम आज की जो कमिटीज हैं उस पर हम लोग आएंगे. जैसे फर्स्ट थिंग्स, what is the objectives of the parliamentary committees, what is the role of the parliamentary committees, then in your syllabus mention types of committees, different types of the committees, especially you can classify two committees. Permanent means standing committee, second ad hoc committee. I already explored through slide last class. Standing committee, in standing committee like finance committee, within a finance committee, public account committee, estimate committee, committee on public undertaking. I already explained that. Departmental standing committee, committees on inquiry, committees on scrutiny and control, committees on day-to-day business and etc. तो आप ये देखिए कि किस प्रकार टाइप्स ऑफ कमिटीज में जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं, कमिटीज ऑन स्क्रूटनी एंड कंट्रोल, देन कमिटी रिलेटेड टू डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस कीपिंग कमिटी और सर्विस कमिटीज. ओके. सेकेंड थिंग्स, एड हॉक कमिटी. मैंने कहा जनरली टू टाइप्स ऑफ द कमिटी, परमानेंट मीन्स स्टैंडिंग एंड एड हॉक कमिटी. बट another classification about one house and both houses means select committee and joint parliamentary committee. तो ब्रीफ में मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे. सेकेंड क्लासिफिकेशन अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज, सेलेक्ट कमेटी, हिंदी में बोलते हैं प्रवर समिति. सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति. सेलेक्ट कमेटी का मतलब मीन्स the one house committees means लोकसभा, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, किसी सिंगल हाउस की कमेटीज होगी, उसको कहा जाता है सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति. एंड सेकेंड कमेटी इज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज. यू कैन से दैट JPC. न्यूज़पेपर में और जब भी कोई स्कैम होता है या कोई इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट, कोई घटना, कोई स्कैम्स होता है, तो आप लोग अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि अपोजिशन पार्टीज डिमांडेड टू इंक्वायरी थ्रू JPC, डिमांडेड फॉर्मेशन ऑफ JPC फॉर रिगार्डिंग दिस. तो JPC बेसिकली not only those committee demanded by opposition party for regarding any scams. बहुत सारी कमिटीज ऐसी हैं जिसमें दोनों के मेंबर्स होते हैं, बट जो इंक्वायरी कमिटीज के कैटेगरी में जो ज्यादातर पार्लियामेंटेरियन या अपोजिशन पार्टी जो डिमांड करती हैं वो कहती हैं JPC बनाई जाए. JPC बनाई जाए मींस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म की जाए जो उसका इन्वेस्टिगेशन करे. क्वेश्चन इज दैट पार्लियामेंट्री जुडिशरी के इंक्वायरी पे
सीबीआई के इंक्वायरी पे एंड अदर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी इंक्वायरी पे बिलीव न करते हुए वो दे आर डिमांडिंग जेपीसी। वाई? तो सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं, सॉरी, अदर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उससे मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, बट डिमांड क्या करते हैं? जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज। अगर पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में मैंने जितना बताया आपने पढ़ा है, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि वाई पार्लियामेंटेरियन, वाई अपोजिशन पार्टीज डिमांडेड जेपीसी। जब बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस डिमांड करती है, जब कांग्रेस पावर में थी तो बीजेपी डिमांड करती है, मीन्स अपोजिशन पार्टीज डिमांड करती है और रूलिंग पार्टी उसको डिनाई करती है। मैं आपको बता दूं, जब भी 3 to 4 टाइम्स अराउंड जेपीसी इंक्वायरी के लिए, लाइक 2G स्कैम, हर्षद मेहता, बोफोर्स, इस तरह बहुत सारी जेपीसी जो है फॉर्म की गई हैं, बट जेपीसी की जो रिपोर्ट है, जेपीसी की फॉर्म तो की जाती है, जेपीसी इन्वेस्टिगेट भी करती है, लेकिन वहां भी पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से जेपीसी की जो रिपोर्ट है या तो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती, और पब्लिक डोमेन में आती है तो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो जितना उसको पॉपुलराइज एंड प्रमोट किया जाता है, डिमांड किया जाता है जेपीसी, इन रियलिटी उसके रिकमेंडेशन को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं वो हाउस को अपना एडवाइज, अपना रिकमेंडेशन देती हैं, डिपेंड ऑन हाउस कि उसको क्या करना है, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। ओके, तो जेपीसी, सेलेक्ट कमेटी एंड जेपीसी। लास्ट क्लास I have completed 3 important parliamentary committees, especially financial committees, public account committee, estimate committees, and third committees on public undertaking. Again I repeat, जब भी आपसे पार्लियामेंट्री कमेटीज के रोल एंड रोल ऑफ द कमेटीज इन रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस, जनरली क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा। और 3 फाइनेंशियल कमेटीज, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटीज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशूज, तो आप इसी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, ये ध्यान रखना। और कमेटीज को आप मेंशन करेंगे, लेकिन डिटेल आप इन 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंस कमेटीज। ओके, ये आप ध्यान रखें, आंसर में इसी को आपको लिखना है, कमेटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ओके, यहां तक हम लोग कर लिए थे। इससे रिगार्डिंग में ब्रीफ में अदर जो कमेटीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, इसको बोलते हैं विभागीय समितियां, जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल हैं। स्टार्टिंग में 17 था, अब 24 है, और ये वेर सेटअप इन पार्लियामेंट इन 1993। आई ऑलरेडी मेंशन कि 1993 3 या 4 कमेटीज ही फंक्शन में थी जो पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल कमेटीज हैं, बट 1993 से अराउंड 24 पार्लियामेंट, 2004 में और 17 था, फिर 17 से 24 हो गया। तो राइट नाउ टोटल 24 पार्लियामेंट्री कमेटी, डिपार्टमेंटल कमेटीज working in parliament. Total 24 standing committee cover under their jurisdiction all the ministries, departments of the central government. The main objective of the standing committee or departmental parliamentary committees is to secure more accountability of the executive. क्या कहा जा रहा है? जैसे आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया था, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव, बट लेजिस्लेटिव हाउ टू कंट्रोल, कैसे अकाउंटेबिलिटी उसकी होगी, इस चीज को डिसाइड करने के लिए, जैसे मैंने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में आपको बताया है, क्वेश्चन आवर 11 to 12 क्वेश्चन आवर्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उस क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस रेज करते हैं मिनिस्टर से। क्यों?
क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करने के लिए कि मिनिस्टर के एक्शन को, उनके कार्य को, उनके डिपार्टमेंट वो क्वेश्चनेबल है। और क्वेश्चन कौन करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्वेश्चन क्यों करेगा? क्योंकि पार्लियामेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव्स है। The main objective of the standing committee is to secure more accountability of the executive. Executive means Council of Ministers, cabinets to the parliament, particularly financial accountability. They also assist the parliament is debating in the budget more effectively and etc. 24 मैंने बताया कि टोटल 24 पार्लियामेंट्री कमिटीज। ईच स्टैंडिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स। ध्यान देंगे, ईच स्टैंडिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 30 फ्रॉम राज्यसभा। In some books also mention about 30 members, not 31 members. बट कहीं कहीं आप देखेंगे कि केवल ये लिखा हुआ है कि केवल 30 सदस्य होते हैं। इसमें 31 सदस्य सह का भी कहीं कहीं उल्लेख मेंशन है कुछ किताबें में, कुछ बुक्स में। बट 31 मेंबर्स, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। The members of the Lok Sabha are nominated by, आप सभी को पता है, by the speaker and amongst the own members. Member of Rajya Sabha are nominated by the chairman amongst the its member. Means जो लोक सभा के मेंबर हैं उनको मैंने स्टार्टिंग में बताया है। रूल्स है किसका? इलेक्शन का। बट इलेक्शन होता नहीं है, वो नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। ध्यान दें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताते जा रहा हूं। A minister is not eligible to the nominated as the member of any of the standing committee. Simply, I want to say that कोई भी मिनिस्टर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में का मेंबर नहीं बन सकता। Why any ministers cannot be eligible for nomination of in standing committee? Why? What is the reason behind it? इसका आंसर आप चैट में दे सकते हैं कि किसी मिनिस्टर्स को कमेटीज में मेंबर नॉमिनेट क्यों नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे। ए मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू द नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमिटीज। इन केस ए मेंबर आफ्टर हिज नॉमिनेशन टू एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमिटीज इज अपॉइंटेड ए मिनिस्टर, सी देन ceases to be member of the committees. The term of office is standing committee is 1 year. All of you know. इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोई मिनिस्टर्स किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता, वो एलिजिबल नहीं होता, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? वाई? इसका रीजन आप मुझे बताएंगे थ्रू मैसेज, थ्रू मेल, जो भी आपको पता हो कि ऐसा क्यों किया गया है उसके। This is the conceptual. This question is basically based on concept, conceptual question, interrelation between executive and legislative. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐसा नहीं है कि अंबेडकर जी ने या फिर नेहरू जी ने या फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो इसलिए ऐसा है। इट्स नॉट सच लाइक दैट। सब लॉजिकल है, रेशनल है और उसके पीछे एक आर्गुमेंट्स है कि ऐसा क्यों किया गया है। Why in parliamentary system of government legislative and executive both are interrelated? What in presidential system of government both are separate? What is the reason behind it? Why in why in parliamentary system of government, especially in parliamentary standing parliamentary committees, ministers cannot be eligible for nomination as a member? What is the reason? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है और कॉन्सेप्ट है, अगर आपको क्लियर पता होगा तो आप समझ जाएंगे। अदरवाइज बुक्स और आपने ऐसा है इसलिए कि अम्बेडकर या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिख दिया तो इसलिए ऐसा है, इसलिए वो नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा लिख दिया या ऐसा नियम है। इसके पीछे आर्गुमेंट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे लॉजिक है, इंटररिलेशन है, इसलिए ऐसा किया गया है।
I mention only the name of 24 parliament standing committees, departmental standing committees. Only mention 24. You can see on slides name of the committees and departmental ministries department covered. कमेटी अंडर राज्यसभा, कौन कौन सी कमेटीज हैं जो अंडर से मतलब राज्यसभा के लीडरशिप या राज्यसभा के अंडर काम करती हैं? उसमें है कमेटी ऑन कॉमर्स मींस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कमेटी ऑफ होम अफेयर्स, आप देखेंगे गृह मंत्रालय से रिलेटेड जो कमेटीज है वो राज्यसभा के अंडर काम करती है। कमेटी ऑन होम अफेयर्स मींस गृह मंत्रालय, इसमें कौन कौन सी हैं? होम अफेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट से रीजन से रिलेटेड अलग डिपार्टमेंटल कमेटीज है। ओके, तो कमेटीज ऑन होम अफेयर्स। थर्ड, कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। राइट नाउ the name has been changed, the human resource MHRD is the education ministry, right now is the education ministry, ये शिक्षा मंत्रालय है जिसको अब MHRD से चेंज करके उसको फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। तो कमेटीज ऑन एजुकेशन स्पेशली मिनिस्ट्रीज उससे रिलेटेड है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, two departmental committees, sub-departmental committees regarding committees on human resource development and youth affairs and sport। ये दोनों इसी मिनिस्ट्री MHRD के कैटेगरी में आते हैं। थर्ड कमेटी, कमेटी ऑन इंडस्ट्री, उद्योग मंत्रालय से रिलेटेड है। विद इन कमेटी ऑन इंडस्ट्री के दायरे में कौन कौन से आते हैं? हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज, ग्रामीण और कृषि उद्योग, लघु उद्योग, हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, 3 important industries under committee on industry। And fifth, committees on science, technology, environment and forest। In this committees, under this committees, science and technology, space, earth sciences, atomic energy, environment and forest। These all these sections, all these departments under कमेटी ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर राज्यसभा। एंड 6, कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर, इसके अंदर कौन आते हैं? परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, इसके कमेटी जिसके अंतर्गत आते हैं सिविल एविएशन, शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, कल्चर, टूरिज्म, ये सारे आते हैं कमेटीज ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर। एंड 7th, कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मीन्स यू कैन से दैट परिवार कल्याण मंत्रालय मीन्स स्वास्थ्य मंत्रालय, इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड लास्ट कमेटीज वर्किंग अंडर राज्यसभा, कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज, लॉ एंड जस्टिस, अंडर लॉ एंड जस्टिस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस। तो टोटल 8 पार्लियामेंट्री कमेटीज वर्किंग अंडर राज्यसभा, मींस आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ टोटल 8 आउट ऑफ 24, मतलब 24 में से 8 ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं जो अंडर राज्यसभा के अंतर्गत काम करते हैं। एंड other 16 committees working under committees under Lok Sabha। कौन कौन सी कमेटी हैं? कमेटीज ऑन एग्रीकल्चर, अंडर दिस कमेटीज एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मीन्स 2 important part, agriculture and food processing industries। Next, committees on information technology, under this committees communication and information technology, information and broadcasting, सूचना और प्रसारण, इसको आप कह सकते हैं IT, कमेटी ऑन IT, इसमें कम्युनिकेशन है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है।
ये सारा आप सुनते होंगे, वित्त मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके अंतर्गत जितने भी मंत्रालय हैं, कुछ मंत्रालय इंटर रिलेटेड है क्योंकि मिनिस्टर्स तो अराउंड 60 हैं, 60+ हैं, तो अराउंड 75 भी हो सकते हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंटल ऑफिशियली लीगली जो डिपार्टमेंटल है, टोटल 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज, उन्हीं के अंतर्गत जो सब डिपार्टमेंट है, लाइक जैसे कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, उसके अंतर्गत दो हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, बोथ आर अंडर कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। ऐसे ही जैसे पर्सनल लॉ एंड जस्टिस में लॉ एंड जस्टिस भी है, और पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन भी हैं। तो विद इन एक किसी मिनिस्ट्री के एक विभाग के अंतर्गत कई सारे मंत्रालय, मतलब और भी मंत्रालय इंक्लूड है पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत। तो कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट कमेटी ऑन डिफेंस, इसमें केवल डिफेंस है। कमेटी ऑन एनर्जी, इसमें है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब गैर परंपरागत नौ जो है ऊर्जा और पावर्स। Two important sector, new and renewable energy and power, both are under working committees on energy. And next committee on external affairs, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत दो हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड नॉन रेजिडेंशियल इंडियन अफेयर्स, मीन्स जो डायस्पोरा है, जो एनआरआई है, पीआईओ है, ये भी विदेश मंत्रालय ही देखता है। इसीलिए अक्सर आप देखते होंगे कि जो एनआरआई या भारतीय मूल के लोग या भारत के लोग कहीं बाहर फंसते हो, फॉरेन जो है विदेश मंत्री से ही जो है फॉरेन मिनिस्ट्री से ही कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उसी के अंतर्गत आते हैं, उसी के अंदर आते हैं। तो कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, अंडर दिस कमेटी एक्सटर्नल अफेयर्स एंड नॉन रेजिडेंशियल Indian affairs. And next committee on finance, under committee on finance especially four subcommittees या four sub department: finance, company affairs, planning, statistics and program implementation. These four important sectors working under committee on finance. Okay, next committee on food, consumer affairs and public distribution, इसके अंतर्गत कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कमेटी ऑन लेबर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्सटाइल्स, टू कमेटीज, लेबर ऑफ टू सेक्टर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्सटाइल्स, बोथ अंडर कमेटी ऑन लेबर। एंड नेक्स्ट कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके अंतर्गत पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आता है। कमेटी ऑन रेलवेज, Committee on urban development and housing and urban poverty alleviation, means under committee on urban development, not only urban development but also housing and urban poverty alleviation, गरीबी उन्मूलन, शहरी गरीबी उन्मूलन भी इसी डिपार्टमेंट में आता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जैसे ये पूछा जाता है, housing and urban poverty alleviation is the part of committees on railway, committees on water resources, committee on urban development, मतलब 21 विभाग के अंतर्गत आता है। जैसे जो सब पार्ट हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट या पंचायती राज, वर्किंग अंडर कमेटीज ऑन रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसको आप ऐसे केवल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से न देखें कि आपका लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, इसको आप ध्यान से अगर लर्न करेंगे तो जो भी दो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग या इन फ्यूचर विल प्रिपेयर करेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, ये आप ध्यान रखेंगे। दिस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें डिटेल से आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री कंपोजिशन, पार्लियामेंट फंक्शनरी, जो उसके कार्य हैं, कार्यशैली है, कैसे काम करती है, कैसे बिल, विधेयक, कानून बनता है, सारी बातें इतना डिटेल से किसी अदर पेपर में आप नहीं देखेंगे। तो जो भी दो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट ओनली यूपीएससी बट ऑल्सो अदर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इसलिए इस पेपर को ध्यान से पढ़ें। जो डाउट हो आप मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू कैसे भी पूछ सकते हैं।
कुछ बच्चों के पास नंबर भी है जो कॉल भी कर देते हैं। तो कमेटीज ऑन urban development, under these committees urban development and housing and urban poverty elevation, and next committee is committee on water resources, इसमें एक ही है water resources। कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसके अंतर्गत भी एक ही है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट, अंडर दिस कमेटीज टू पार्ट, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो पंचायती राज इज ए पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट को लेकर जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वही पंचायती राज इशूज को भी देखती है। एंड कमेटी ऑन कोल एंड स्टील, coal and mines and steel both. And last committee is 24, working under Lok Sabha, committee on social justice and empowerment. This committee is under this committees social justice and empowerment and tribals affairs. तो ट्राइबल्स कमेटी किसके अंतर्गत आती है? ट्राइबल्स अफेयर्स आल्सो इंक्लूडेड इन कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट। तो टोटल 24 departmental standing committee, 8 under Rajya Sabha and 16 under Lok Sabha। इस अंडर का क्या मतलब है कि इसके अंतर्गत आएंगे? अंडर का मतलब ये है कि उसका जो चेयरमैन होगा वो लोकसभा से होगा या उसका चेयरमैन राज्यसभा के चेयरपर्सन द्वारा नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड होगा, वो उन्हें रिपोर्ट देंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है। The function of each of the standing committees, क्या मेन फंक्शन होता है? I have already mentioned, but I repeat, to consider the demand for grants of the concerned ministries, department before they are discussed or voted in the Lok Sabha. Its report should not suggest anything of the nature of cut motion. ध्यान दें, क्या करता है स्टैंडिंग जो डिपार्टमेंटल, right now we are discussing about departmental standing committee. What is the role? First things, to consider the demands for grants of the concerned ministries, जो भी डिमांड होती है ग्रांट्स की, एंड डिपार्टमेंट्स बिफोर, कब? दे आर डिस्कस्ड एंड वोट इन द लोक सभा। इट्स रिपोर्ट should not suggest anything of the nature of cut motion. कट मोशन का मतलब होता है कटौती प्रस्ताव, जो जनरली पास नहीं होता है। To examine bills pertaining to the concerned ministries and department, जो भी बिल है, to examine bills pertaining to the concerned ministries and departments, to consider annual reports of ministries and departments, annual जो reports होती है, and last to consider national basic long term policy documents presented to the houses. So total 4 important function of the departmental standing committee. तो आप ये देखिए कि किस प्रकार जो है पार्लियामेंट्री कमेटी, स्पेशली स्टैंडिंग डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी काम करती है। लेकिन द फॉलोइंग लिमिटेशन, उनके पास भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे दे शुड नॉट कंसीडर द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज। ऐसा नहीं कि एक एक दिन का उनके जो मेरे विभाग है, मंत्रालय है, उसके बारे में वो कोई जो है कोई इश्यूज को डिस्कस करें। And they should not generally consider the matters which are considered by other parliamentary committees. ऐसे भी मैटर को डिस्कस नहीं करेंगे जिसको कोई और पार्लियामेंट्री कमेटीज देख रही है। मैं बता चुका हूं कि इनकी जो भी रिपोर्ट होती है वो एडवाइजरी होती है नेचर वाइज। तो पार्लियामेंट उसके लिए बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है। ओके, but some positive and some negative points of the committees, जैसे the following procedures shall be followed by the each of the standing committee, the examine bill and making reports thereon. कैसे काम करती है? The committee shall consider the general principles and clauses
clauses of bills refer to it, and the committee shall consider only such bills as introduced in either of the house are referred to it. वैसे नहीं, otherwise नहीं. The committee shall make report on bills in the given time. What is the merit of standing committee? क्या इसके merits हैं? Their proceeding are devoid of any party based. मैंने वही बताया बहुत इजली, मैं ऑलरेडी मैं ये सब बातें आपको बता चुका हूँ सेकेंड यूनिट में ही कि ये पार्टी एवं पार्टी लाइन होते हैं. वही बात है. मेरिट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी क्या लिखा हुआ है आप नोट्स में भी देखेंगे. ये बुक्स का पीडीएफ है, मैं आपको शेयर किया हुआ हूँ. मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही आपसे बताया था और सेकंड यूनिट जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी मैंने आपसे बताया था कि ये एवं पार्टी लाइन होते हैं. तो मेरिट ये है देयर प्रोसीडिंग आर डिवाइड ऑफ एनी पार्टी बेस, मतलब ये पार्टी बेस नहीं होते हैं, वे पार्टी लाइन होते हैं. ये इसकी मेरिट है. मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट डिस्कशन होता है, बट द प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय देम इज मोर फ्लेक्सिबल देन इन लोकसभा. यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है. द प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय देम इज मोर फ्लेक्सिबल देन इन लोकसभा. फ्लेक्सिबल होते हैं, एवं पार्टी लाइन होते हैं. द सिस्टम मेक्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स ओवर एग्जीक्यूटिव मच मोर डिटेल, क्लोज, कंटिन्यूअस, इन डेप्थ एंड कॉम्प्रहेंसिव. ये लोकसभा की तुलना में और ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव, डेप्थ, क्लोज, डिटेल, हर तरह से जो है द सिस्टम मेक्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. ये ज्यादा अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव वे में कंट्रोल या मिनिस्ट्रीज या जो है एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाते हैं. The system ensure economy and efficiency in public expenditure as the ministries. कैसे? इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए कि आप अक्सर देखते होंगे कि किसी इश्यूज को लेकर के पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा है. अपोजिशन डेली बेल आउट जो है वेल में आ जाता है और हाउस से चला जाता है, हाउस का बहिर्गमन करता है, वेल आउट करता है, और उसके बाद डेली मीटिंग. आप अक्सर देखे होंगे कि पार्लियामेंट का सेशन कई महीनों या महीनों तक, पूरा कंप्लीट मंथ, 20 डेज कोई काम नहीं हो रहा है. मीटिंग स्टार्ट होगी, बैठक होगी, विरोध होगा और आपस में बहस होगी, उसके बाद वो सस्पेंड एडजॉर्न कर दिया जाएगा. नॉट सस्पेंड, एडजॉर्न कर दिया जाएगा टिल साइन डाई, मीन्स अनिश्चित काल के लिए उसको. और डेली जो पब्लिक का पैसा है, फंड है, वो बर्बाद होता है. तो हाउस में किसी इशू पर एक कॉमन कंसेंसस बनना बहुत मुश्किल होता है. तो जो द सिस्टम इंश्योर इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर एज द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट शुड नाउ बी मोर केयरफुल इन फॉर्मुलेटिंग देयर डिमांड्स. तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो उन सब चीजों से बचती है. ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी को रिकमेंड कर दिया गया, पार्लियामेंट्री कमेटी कुछ लोगों की कमेटी है, बहस होगी, वो अपना सजेशन दे देंगे और उसमें सभी पार्टी के मेंबर्स होते हैं, ऑल पार्टीज मेंबर्स इन पार्लियामेंट्री कमेटीज. तो वो उसके वजह से कोई पार्टी, जैसे सपोज दैट कि कोई सजेशन जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी ने दिया और जो सजेशन हाउस में पार्लियामेंट्री कमेटीज में गवर्नमेंट में रखा, कांग्रेस ने उसका विरोध किया, और सपोज दैट कि वो रिकमेंडेशन कांग्रेस पार्टी के किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कमेटी का मेंबर है उसने रिकमेंड कर दिया था, तो सरकार ये बताएगी नहीं कि दिस रिकमेंडेशन रिकमेंडेड बाय द कांग्रेस पार्टी मेंबर्स. तो पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी का मेंबर ही पार्लियामेंट्री कमेटीज में उस डिमांड या उस इश्यूज को रेज किया है, उसका समर्थन किया है, तो आउट ऑफ द कमेटी या विद इन अ हाउस कैसे वो पार्टी कहेगी कि नहीं हम इससे एग्री नहीं करते हैं. तो पार्लियामेंट्री कमेटीज के थ्रू बहुत सारी इश्यूज को जो है विद इन पार्लियामेंट्री कमेटीज को डिसॉल्व या सॉल्व किया जा सकता है. They facilitate opportunity to all the members of parliament to participate and understand the functioning of the government and contribute to it. They can avail of expert opinion. This is the important point. They can avail of expert opinion or public opinion to make the reports. I already mentioned also. They are authorized to invite expert and eminent persons to testify before them and incorporate their opinion in their reports. This point is very important point for your answer, for your topic.
जो पार्लियामेंट्री कमेटीज, अगेन आई रिपीट, मैं सेकेंड यूनिट में भी मैं बहुत इजी वे में इस बात को समझा चुका हूँ कि वो एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन एंड जो भी रिगार्डिंग एमिनेंट पर्सन है उनके इश्यूज को ओपिनियन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये बातें मैं बता चुका हूँ सेकेंड यूनिट में ही। एंड नेक्स्ट, the opposition parties and Rajya Sabha can now play a greater role in the exercise financial control over the executive through parliamentary committees. Not only opposition party but also Rajya Sabha can play a greater role in exercising financial control over the executive. This is the merit of standing committees. अब डिफरेंट जो अदर कमेटीज हैं उसके बारे में केवल मैं मेंशन करते चला जाता हूं, आप लोग देखते जाइए। लाइक ए कमेटी टू इंक्वायर, इन अंदर कमेटी टू इंक्वायर कमेटी ऑन पिटीशन, और इन दिस कमेटी बेसिकली एग्जामिन पिटीशन ऑन बिल्स ऑन ए मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होता है। इस ये कमेटी ऑन इंक्वायर एग्जिस्ट इन बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेज में इस तरह की कमेटीज होती है। इफ दिस कमेटी वर्किंग इन लोकसभा टोटल 15 मेंबर्स, इफ राज्यसभा टोटल 10 मेंबर्स। कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस is also committee on inquire. The function of this committee are semi judicial nature. ये कमेटी जो काम करती है किस रूप में, सेमी जुडिशियल, सेम पैटर्न, 15 from if this committee formed in Lok Sabha is 15 member, otherwise Rajya Sabha is 10 members. And next committee is ethics committees. This committee was constituent in Rajya Sabha in 1997 and Lok Sabha 2000. ये एथिक्स कमेटी ये पहले नहीं थी, इसको फॉर्म किया गया। ये इसका जो मेन पर्पज है द एथिक्स कमेटी, इट इज इंगेज इट मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन पार्लियामेंट। ये कमेटी इसलिए अस्तित्व में आई, इसलिए एग्जिस्ट जो है एक्सिस्टेंस है इसका, या इस तरह की कमेटी फॉर्म इसलिए की गई क्योंकि आपने देखा होगा कि इधर लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 30 ईयर्स जो पार्लियामेंट का फंक्शन है, पार्लियामेंट की मीटिंग्स है, सेशन है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा उसमें आप देखेंगे फाइट तक होता है, और अक्सर जो है वॉकआउट कर दिया जाता है, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलता है। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जा करके जो है पेपर को छीन करके उसको फाड़ देते हैं, वेल में जा करके शोर शराबा करते हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट में एथिक्स कमेटी फॉर्म की गई है, और इसका जो मेन रोल है, जो मिसकंडक्ट एंड रिकमेंडेशन अप्रोप्रिएट एक्शन इट एग्जामिन इन केसेज ऑफ मिसकंडक्ट। तो कोई भी इस तरह का कोई, अभी भी आप देखे होंगे कि राहुल गांधी ने कुछ किया था या कुछ बोला था, या किसी अदर मेंबर्स ने भी, आजम खान ने भी, बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो कुछ बोले तो उनको, उनके इशूज को एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया जाता है। हेड ऑफ द एथिक्स कमेटी जानते हैं कौन है? इससे पहले वही थे, अभी मैंने नहीं चेक किया, बट से पहले अडवाणी जी एथिक्स कमेटी के हेड थे। तो किसी सीनियर मेंबर्स को ही एथिक्स कमेटी का हेड बनाया जाता है, जो ये देखता है कि मेंबर्स कोई ऐसा मिसबिहेवियर में उनके एक्टिव, उनके रोल या उनके कार्यशैली ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के कटसी के अगेंस्ट है। तो दिस इट इज engaged in maintaining discipline and decorum in parliament. And next is a committee to scrutinize and control. इस तरह की कमेटीज में आई मेंशन ओनली नेम, कमेटीज ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। मतलब होता है दिस कमेटी एग्जामिन द एश्योरेंस प्रॉमिसेस ऑफ अंडरटेकिंग गिवन बाय मिनिस्टर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। दिस कमेटी एग्जामिन, जैसे अक्सर आप सुनते होंगे कि पॉलिटिशियन, ध्यान देंगे इस बात को, कमेटीज के रोल को हम पढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर जब इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, कोई भी प्रॉमिस करते हैं, या कोई अदर पार्टी का जब हाउस में नहीं होता है, इतना बोलते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी तो आप पता ही है कि बोलने में कितने अच्छे वक्ता हैं, तो इसीलिए सारा इलेक्शन कैंपेनिंग उन्हीं के द्वारा, पार्टी उन्हीं को आगे करती है। लेकिन
आप अक्सर ये देखे होंगे कि हाउस में कई बार अपोजिशन डिमांड करती है कि इस पे प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दें, प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दें, प्राइम मिनिस्टर हमें एश्योरेंस दें, प्राइम मिनिस्टर हमें और प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर्स या जो भी मिनिस्टर्स हैं उनसे डिमांड किया जाता है। लेकिन हाउस में वो तभी बोलते हैं और वही बोलते हैं जो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि प्राइम, हाँ इलेक्शन कैंपेनिंग में आपने जरूर सुना होगा बहुत सारे प्रोमिसेस जो अभी तक बहुत सारे पॉलिटिशियन करते हैं, ऐसे नॉट ओनली मोदी एंड अदर बीजेपी लीडर्स बट आल्सो ऑल पार्टी लीडर्स बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं। लेकिन विद इन हाउस अगर कोई स्टेटमेंट या कोई प्रॉमिस वो करते हैं हाउस को, तो हाउस के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाउस को जवाब देना पड़ता है। और वो जवाब अगर नहीं देते हैं तो दिस कमेटी, जो कमेटी है, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज, टाइम टू टाइम जो भी फ्लोर पे जो भी हाउस में उसके द्वारा प्रॉमिस या एश्योरेंस दिया गया है उस बात के लिए कमेटी इन्वेस्टिगेट या एक कमेटी उनको बुला सकती है कि और उनके पूछ सकती है इसके थ्रू कि आपने हाउस में, तो इसीलिए कोई भी पॉलिटिशियन, मोदी हो या अदर प्राइम मिनिस्टर हो या अदर मिनिस्टर्स हो, हाउस बाहर वो कितना भी बोले हाउस में वो नहीं बोलते हैं। और कई बार तो आप सुने होंगे मनमोहन सिंह से या इवन मोदी से भी कई बार अपोजिशन पार्टी डिमांड करती है प्राइम मिनिस्टर इस पे स्टेटमेंट दे, प्राइम मिनिस्टर इस पे स्टेटमेंट दे। वो चाहे तो खड़े होकर के बोलने लगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कही गई किसी भी सेंटेंस और किसी भी स्टेटमेंट के लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी है। और उस अकाउंटेबिलिटी और वो प्रॉमिस या जो एश्योरेंसेज हैं वो हाउस को दिया गया एश्योरेंसेज है। और इसलिए मैं केवल बता रहा हूं इतना एग्जांपल उस कमेटी के कंसर्न में। ये नहीं कह सकते हैं कि ये, जैसे कहा जाता है ना कि ये तो चुनावी भाषण था, इलेक्शन कैंपेनिंग था, जुमला था। आप सुने होंगे कि जब उनसे पूछा गया आपने ये प्रॉमिस किया है तो कहते हैं तो इलेक्शन कैंपेनिंग की बात थी, जुमला था। हाउस में ऐसा नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर हो या फिर अदर मिनिस्टर्स, जो प्रोमिसेस, जो एश्योरेंस, जो स्टेटमेंट सेंटेंस उन्होंने हाउस फ्लोर पे दिया है उसके लिए वो अकाउंटेबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। और उसके लिए एक कमेटी है जो देखती है कि कोई भी मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स जो हाउस को कोई भी स्टेटमेंट दिए हैं वो उसके लिए अकाउंटेबल है। और अगर उन्होंने हाउस को गुमराह किया या मिस इंफॉर्मेशन दिया, गलत जानकारी दी, तो ये संसदीय पार्लियामेंट्री जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट माना जाएगा। उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है पार्लियामेंट्री कमेटीज के द्वारा कि इस मिनिस्टर्स ने हाउस को मिस इंफॉर्मेशन या गुमराह किया है, और उनके ऊपर एक्शन मींस इस तरह का पावर्स भी है पार्लियामेंट्री कमेटीज को। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री कमेटी पूछेगी और छोड़ देगी। अगर पार्लियामेंट्री कमेटीज को लगता है कि हाउस में उन्होंने इस तरह का, आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के मेंबर्स भगवंत मान ने जब लाइव टेलीकास्ट राज्यसभा का प्रसारण अपने वीडियो में कर दिया तो उनके ऊपर एक्शन लिया गया था हाउस के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, और उन्हें कुछ दिन के लिए राज्यसभा में जाने से, बैठक में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया सेशन से भाग लेने के लिए। आपको इस घटना को, अगर आपको ध्यान है तो आपको, आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने सदन की कार्रवाई को अपने मोबाइल से लाइव टेलीकास्ट करा दिया जो परमिटेड नहीं है, हाउस के डिग्निटी के खिलाफ है, हाउस के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। तो आप बाहर आप क्या करते हैं डजंट मैटर, और ऐसा नहीं अंदर आप जो करते हैं हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। बट आप क्या बोलते हैं, हाउस आप पे एक्शन लेगा लेकिन जुडिशरी आप पे, पुलिस आप पे एक्शन नहीं लेगा। जैसे नरेश अग्रवाल ने और आजम खान ने स्पेशली महिलाओं को लेकर के कुछ कमेंट किया था, अगर वो कमेंट वो बाहर करते तो उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाता। बट विद इन हाउस, हाउस उनके ऊपर एक्शन ले सकता है, पुलिस या जुडिशरी नहीं, क्योंकि उन्हें स्पेशल प्रिविलेज है कि हाउस में वो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, पार्लियामेंट को लगेगा कि उन्होंने गलत बोला तो एथिक्स कमेटी है वो देखेगी, और भी कमेटीज हैं जो देखेंगी, वो उन पे एक्शन लेगी, चेयरमैन और स्पीकर एक्शन लेंगे। लेकिन जुडिशरी ये कहे कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हाउस में जो है ऐसा कहा,
या किसी ने अंडर आर्टिकल 120-21 जो दोनों को रिस्ट्रिक्शंस है, तो ऐसा नहीं कि जो है जैसे आजम खान ने जब स्पीकर के रूप में एक महिला काम कर रही थी, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, उसका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन उनके ऊपर FIR लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने विद इन पार्लियामेंट उस बात को बोला था। हाँ, हाउस ने उनके ऊपर एक्शन लिया, बट पुलिस और जुडिशरी नहीं। तो कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से रिलेटेड होता है कि पावर को किसी को जूनियर या सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर या कर देना, इस तरह की कमेटीज भी है। कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल एंड कमेटीज ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST, कमेटीज ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ज्वाइंट कमेटी ऑफ ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिटेड, कमेटी रिलेटेड टू डे टू बिजनेस ऑफ द हाउस। इसमें केवल नेम, आई मेंशन ओनली नेम। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन। थोड़ा सा बता देता हूं आपको। प्राइवेट मेंबर बिल्स, मैंने कहा था 2 टाइप्स ऑफ द बिल, गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल। सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। तो गैर सरकारी विधेयक को लेकर के, जिसको प्राइवेट निजी विधेयक भी कहा जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल भी कहा जाता है, उसको लेकर के पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो दिस कमेटी, प्राइवेट मेंबर्स बिल कमेटी, this committee classified bills and allocate time for the discussion on bill and resolutions introduced by the private member other than ministers. This is a special committee of the Lok Sabha and consists of the 15th members including the deputy speaker as its chairman. प्राइवेट मेंबर्स बिल को लेकर के जो कमेटी होता है, उसका जो हेड होता है वो डिप्टी स्पीकर होता है। ये लोकसभा में एक कमेटी होती है और इस कमेटी ये देखती है, दिस कमेटी इज क्लासिफाइड बिल एंड एलोकेशन टाइम फॉर डिस्कशन ऑन बिल्स एंड रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइम। जो किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा निजी विधेयक के रूप में पेश होता है, उसके बारे में ये कमेटी टाइम देखती है और ये देखती है कि कब जो है डिस्कशन रखा जा सकता है। ओके, रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी में कुछ कमेटी के चेयरमैन स्पीकर ही होते हैं। जैसे कमेटी ऑन ऑब्सेंस मेंबर, जो 60 दिन एबव 60 डेज, कोई भी मेंबर अगर लोकसभा या संसद की कार्रवाई में नहीं रहता है तो उसको सदस्यता जाने को लेकर के कमेटी है। हाउस कीपिंग कमेटी है, जनरल पर्पज कमेटी है, हाउस कमेटी है, लाइब्रेरी कमेटी है, कंसल्टेटिव कमेटी है। ओके, these are the parliamentary committee. कंसल्टेटिव कमेटीज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कंसल्टेटिव कमेटीज, कंसल्ट करना, कमेटीज आर अटैच्ड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दे कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न एक्ट द चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्रीज। ये क्या करती है जो कंसल्टेटिव कमेटी है? दीज कमेटी प्रोवाइड ए फोरम for informal discussion between the ministers and the members of parliament on policies and program of the government and the manner of their implementation. एक तरीके से ये सहायक, auxiliary role played by the consultative committees. ओके, सहायक की भूमिका के रूप में होती है, कंसल्टेटिव के रूप में होती है, जिसमें जो उस मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं वो जनरली उसको हेड करते हैं और एक कोऑर्डिनेट करते हैं इन बिटवीन मिनिस्ट्री एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, ये संसदीय मंत्रालय के द्वारा गठित किया जाता है। तो ये सब है जो है, दीज आर द types of committees, role of committees in reviewing of the government finances, policy program and legislation. Second and third unit both are interrelated. I have discussed every part, every section of the parliamentary committees, even formation, role, types, nature, etc., etc., everything. So I think I have completed all dimensions about parliamentary committees. If you have any doubt, any query regarding parliamentary committees, please you can ask me through message or through mail or through call. अगर आप कैसे भी करके पूछ सकते हैं। अदर और नेक्स्ट क्लास
आई थिंक बेस्ड ऑन बजट एंड बजट प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बजट स्टार्ट करूंगा। पार्लियामेंट्री कमिटीज मतलब टिल नाउ आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट बेस्ड ऑन बजट एंड देन फिफ्थ यूनिट बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन और मीडिया, जो अभी 2 यूनिट बची हुई हैं और कुछ क्लासेस बची हुई हैं। तो नेक्स्ट क्लास विल बी बेस्ड ऑन बजट। क्या क्वेश्चंस है आप लोगों के, जरा देखते हैं। बहुत सारे बच्चे मीटिंग्स ज्वाइन ही नहीं कर पाते, जो बाद में ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे बच्चे वेटिंग में रहते हैं। ओके, चैट बॉक्स में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है मुझे। कोई क्वेश्चंस नहीं है इससे रिलेटेड आपके पास? ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे बजट के साथ। थैंक यू।